उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाली अर्जीदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को समाअत होगी। जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच समाअत करेगी। अर्जी में अदालत उज़्मा से अपील की गई है कि वो उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के जरिए तौहीन रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर कल देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करने वाली है। जमीयत उलमा हिंद ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। हालांकि जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के आवास पर बुलडोजर की कार्रवाई चलवाई जा रही है वो न्याय संगत नहीं है, और जिन अधिकारियों के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और साथ ही साथ सरकार को इस प्रकार की कार्रवाई करने से रोके। बहरहाल इस पूरे मामले पर कल देश की सबसे बड़ी अदालत में जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि जमीयत उलमा हिंद की इस अर्जी को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करते हैं। कैमरामैन अप्पू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद के मामले में इलाहाबाद पुलिस ने मुलजिम नौजवानों के पोस्टर चिपका किए। 59 नौजवानों की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में दी गई तस्वीरों की पहचान करने की अपील की गई है। पुलिस ने नौजवानों की जानकारी देने के लिए फोन नंबर जारी किए हैं। SSP अजय कुमार ने एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। 92 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद 40 और लोगों के नाम बहुत ही क्लियर हैं, नाम पते उनके पीछे पुलिस काम कर रही है। वो घरों से भागे हुए हैं, फरार हैं। लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अगर वो पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए तो NBW जारी करा के 82-83 की कार्रवाई कराते हुए उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा 45 ऐसे वीडियोज़ और फोटोज़ मिले हैं जिनमें क्लैरिटी है कि वो उपद्रवी ईंट फेंक, पत्थर फेंक रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं। उनके वीडियोज़ को, फोटोज़ को ऑन रिकॉर्ड लेते हुए पोस्टर बनाया गया है। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और इंतजामिया से वफ्द की शक्ल में मुलाकात के जरिए नुमाइंदगी की जा रही है। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ में मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जानिब से एक वफ्द ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और नए सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया। तमाम दुनिया जानती है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल ने हमारे पैगंबर हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में कंट्रावर्शियल रिमार्क्स किया, जिसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके जो एहसासात मजहबी मजरूह भी हैं, और सब ने ये डिमांड की है कि उनको जो है अरेस्ट किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और अरब ममालिक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हिंदुस्तान हुकूमत हिंद ने जो है माफ़ी मांगे। कौमी अक़लियती कमीशन ने किरण बेदी के जरिए सिख बरादरी को लेकर जोक सुनाने पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है। कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने आज अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में सदर जमहूरिया हिंद के उम्मीदवारी की पेशकश ठुकरा दी। टीएमसी सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने अपोजिशन की मीटिंग में सदर के ओहदे के लिए शरद पवार के नाम को तजवीज किया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अब भी सियासत में सरगर्म रहना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि आज हमने एक बार फिर शरद पवार से उम्मीदवार बनने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हम इसे दोबारा मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो न माने तो हम किसी और उम्मीदवार के बारे में सोचेंगे।
सदारती उम्मीदवार का फैसला करने के लिए अपोजिशन जमातों का अगला इजलास 21 जून को होने का इम्कान है। चर्चा ये हुई कि सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में ही नहीं, एक व्यापक संदर्भ में, और हमारा मानना है कि पवार साहब को कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया और अभी भी लोग लगातार उनसे अपील करेंगे कि पवार साहब एक्सेप्ट करें। तो ये हुआ है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट फिक्स करना है उसके लिए इस हफ्ते के अंत में ये प्रमुख नेता फिर बैठ करके निर्णय करेंगे। ये हुआ है और सब कैंडिडेट ऐसा होगा कि सब सर्वमान्य होगा, सबको मान्य होगा ऐसे कैंडिडेट। शरद पवार जी ने हम नहीं लड़ेंगे ऐसे बताया है, फिर भी सबका आग्रह ये रहा है कि पवार जी ने लड़ना चाहिए। बिल्कुल होगी, बहुत फ्रीक्वेंटली होगी और सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे नहीं रुकेगी, आगे भी बढ़ेगी। देखिए आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने हर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। आप पहले कभी नहीं देखा अखिलेश और मुफ्ती जी, all they came this meeting. So there are so many party, even CPM, CPI, RSP, Congress, the Shiv Sena, the DMK, like this so many party, NCP, Trinamool Congress, all they were there. So only 1-2 party may be left out because they have some reason, maybe they are busy or sometimes. But all we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar ji is agreed is okay, but he said he is not interested. राहुल गांधी से मुसलसल तीसरे रोज ईडी ने पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड केस में जांच एजेंसी कांग्रेस के साबिक सदर से पूछताछ कर रही है। इसको लेकर दिल्ली समेत मुल्क के मुताबिक शहरों में कांग्रेस के कारकुनान सरापा एहतजाज है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर और पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस कारकुनान ने जबरदस्त एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झड़प भी हुई। पुलिस ने कांग्रेस के कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी मरकज की मोदी हुकूमत पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा रही है। तो राहुल गांधी से ईडी की लगातार तीसरे दिन पूछताछ के खिलाफ अजमेर में भी कांग्रेस के कारकुनों ने मुजाहरा किया। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस के कारकुनों ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। बॉर्डर सिर्फ मैं और टेकाराम जूली जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं उनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया और ये पूछा जा रहा है कि भाई दिल्ली आप क्यों जा रहे हो। अपने देश के अंदर अगर देश का नागरिक अगर नहीं घूमेगा तो कहाँ घूमेगा। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि देश में घोषित आपातकाल लागू हो गया है। मोदी जी के द्वारा न तो कोई कानून है न कोई नियम है। जिस तरह से लोगों के बुलडोजर के माध्यम से मकान तोड़े जा रहे हैं कि ये क्या नीतिगत है क्या। जिस तरह से कोई यहाँ पे न्यायालय का कोई मामला है कि नहीं है। जिस तरह से आज की तारीख में पैगंबर साहब के खिलाफ बोलने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और दूसरा उससे हटकर क्या किया जा रहा है यहाँ पे उठा के कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए महंगाई से, पेट्रोल से, भाई से भाई को लड़ाने के लिए, केरोसिन के लिए और तमाम लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये नया सबका छोड़कर राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो निंदनीय है। हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की परवाज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एमपी के आज़मीन हज की पहली परवाज मुंबई से 25 जून को रवाना होगी। आज़मीन हज को मध्य प्रदेश से मुंबई जाने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने महकमा रेलवे से मध्य प्रदेश के सभी अजला के साथ राजधानी से गुजरने वाली ट्रेन में आज़मीन हज के लिए स्पेशल कोच लगाने के लिए दरख्वास्त की है। इसके साथ स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज से मुंबई एम्बार्केशन पर आज़मीन हज को पहुंचाने में भीड़ नहीं लगाने की अपील की।
हाजी साहिबानों के लिए हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश से जहाँ से भी ज़िले से मूवमेंट करेंगी ट्रेनें, उनके संबंध में हमने डीआरएम ऑफिस में हमने पत्र लिखा है और उनसे गुजारिश की है कि एक एक्स्ट्रा स्पेशल कोच लगा दें ताकि हाजी साहिबान को हमको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो रिजर्वेशन में और जाने में। और दूसरा, सभी हाजी साहिबानों से मेरी गुजारिश है कि वहाँ जो हाजी साहिबान है वही मुंबई हज हाउस जाए, क्योंकि संख्या कम है और हमको कोविड-19 का पालन भी करना है। तो मेरी सबसे दोबारा दरखास्त है कि उन हाजी साहिबान के साथ ज़्यादा भीड़ के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो वहाँ का मैनेजमेंट बिगड़ेगा। इसलिए आप जहाँ ज़िले में हैं या आप संभाग में हैं या आप स्टेट में हैं, वहीं से आप उनको रवाना कर दीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको हज कबूल करे। अकोला से इस साल कुल 134 आज़मीन हज मुक़द्दस सफर के लिए रवाना होने को तैयार हैं। ताहम इन्हें अब ट्रेनों और बसों में टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें अकोला से मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचने का मसला खड़ा हो गया है। आज़मीन का इल्जाम है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया अगर इन्हें पहले ही इत्तला दे देती तो वो एडवांस में रिजर्वेशन कर सकते थे। ये रिपोर्ट देखिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की लेट लतीफी के सबब अकोला के आज़मीन हज के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उनके लिए अकोला से मुंबई जाने का इंतजाम तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है, जिससे उनका सफर हज मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि इन आज़मीन को अकोला से मुंबई पहुंचने के लिए न ही ट्रेनों में कोई रिजर्वेशन टिकट मिल रहा है, न ही निजी बसों में टिकट दस्तयाब हैं। ऐसे में आज़मीन के लिए ये सवाल पैदा हो गया है कि इन आखिरी लम्हात में वो मुंबई कैसे पहुँचे। रिजर्वेशन ही कंफर्म नहीं हुआ है और ज़्यादातर लोगों के रिजर्वेशन कम, इस कदर रश है गाड़ियों पर कि किसी को रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है। मिस हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि दूसरी कोई सूरत ही नहीं है हमारे पास में। ना लग्जरियों पर रिजर्वेशन है, प्राइवेट ट्रैवल से भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। आर टू मच पजल्ड फॉर रिजर्वेशन बिकॉज द कोटा इज कम्प्लीटली फुल and we are facing a too much problem because our flight time or schedule will be confirmed. If you cannot reach at the time of flight, so I will be in so much problem. आज़मीन हज का इल्जाम है कि 3 रोज कबल ही उन्हें हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से ये इत्तला मिली कि उनकी फ्लाइट 21 जून को मुंबई से रवाना होने वाली है, जिसके लिए उन्हें मुंबई पहुंचना है। अलबत्ता आज़मीन को अब ट्रेनों में रिजर्वेशन दस्तयाब नहीं है, जबकि सफर के दीगर ज़राए भी मुश्किल नजर आ रहे हैं। खादिमुल हुज्जाज कमेटी अकोला ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो आज़मीन को मुंबई तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेन की बोगियां या बसों का इंतजाम कराने में मदद करें। इनको प्राइवेट गाड़ी या बसेस से या लग्जरी बसेस से जाना होगा। बहुत सारे हुज्जाज है जिनको कंफर्म अभी तक टिकट नहीं मिला, सबके सब टिकट वेटिंग में है। तो मेरी गुजारिश है कि स्पेशल कोटा जारी करके इनको वेटिंग टिकट को कंफर्म किया जाए। इधर आज़मीन के लिए तरबियत और वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। कुछ आज़मीन हज प्राइवेट कार से मुंबई पहुंचने की बात कर रहे हैं। अलबत्ता ज्यादातर आज़मीन हज ऐसे हैं जिनके लिए निजी कारों से मुंबई पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि उन लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इंतजामिया उनके लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पीजी डिप्लोमा उर्दू जर्नलिज्म के लिए दाखिले का अमल शुरू हो गया है। 10 जुलाई तक एडमिशन फॉर्म भरे जा सकते हैं, जिसके बाद एंट्रेंस टेस्ट के नताइज की बुनियाद पर दाखिला दिया जाएगा। यह खास रिपोर्ट देखिए। मुल्क का सबसे बड़ा सहाफती इदारा यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन साल 2012-13 से उर्दू जर्नलिज्म का डिप्लोमा कोर्स करा रहा है। उर्दू जर्नलिज्म के इस कोर्स में 17 सीटें हैं, जिनमें से 14 जनरल और 3 SC/STs रिजर्व हैं। खास बात यह कि हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी जबानों की सहाफत की तरह उर्दू सहाफत के कोर्स को भी तरबियती अंदाज में तैयार किया गया है। यही वजह है कि रिपोर्टिंग, एडवर्टाइजिंग, PR और वीडियो प्रोडक्शन समेत सभी को अमली तौर पर रखा गया है। स्मार्ट क्लासरूम से लेकर तमाम सहूलतें मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम की गई हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल संजय द्विवेदी का कहना है कि हमने इस 1 साल के कोर्स को इस तरह तरतीब दिया है कि कोर्स करने के बाद सीधे उम्मीदवार काम करने के लायक बन सके।
देखिए, उर्दू मीडिया के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे प्रोफेशनल तैयार करना है। आज जो मीडिया है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मीडिया के लिए जैसे टेक सेवी और उसमें ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए वो हम उर्दू मीडिया के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ चाहे इंग्लिश जर्नलिज्म का कोर्स हो, चाहे हिंदी जर्नलिज्म का कोर्स हो या दूसरे डिपार्टमेंट का जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट बहुत उसमें डिफरेंस नहीं है। उर्दू में भी हम स्टूडेंट्स को वही सब पढ़ाते हैं जो हम दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि वो अच्छी उर्दू कैसे लिखें, अच्छी कॉपी कैसे लिखें। उसके लिए हम ट्रेंड प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, उनकी स्पेशल क्लास कराते हैं, हम उन्हें टाइपिंग्स तक सिखाते हैं कि उर्दू की टाइपिंग की आपकी स्पीड बहुत बढ़िया होनी चाहिए। हालांकि हमें मालूम है कि स्पीच टू टेक्स्ट ऐसे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी हम उन्हें फुल्ली ट्रेन करते हैं। बैचलर डिग्री करने वाले ऑनलाइन मोड में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम होनी शर्त है, लेकिन ओबीसी और एससी एसटी के उम्मीदवारों की उम्र में छूट है। डीन एकेडमिक्स डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि 10 जुलाई तक दरख्वास्तें जमा की जा सकती हैं। 31 जुलाई को दिल्ली IIMC कैंपस में दाखिला टेस्ट होगा और 10 अगस्त तक दाखिले का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं जिसमें उर्दू पत्रकारिता है, मराठी पत्रकारिता है, मलयालम पत्रकारिता है और उड़िया पत्रकारिता है, ये 4 कोर्सेज का हम लोग खुद ही करवा रहे हैं, जिसके लिए फॉर्म निकल गया है। 10 जून से उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। उसके अलावा जो है वो 10 जुलाई तक 1 महीने तक का हम लोग छात्रों को टाइम देते हैं, वो फॉर्म भरें और अपने लिए जो है वो सेंटर चुनें। 2 सेंटर हैं एग्ज़ाम के, एक दिल्ली सेंटर है और एक उर्दू के लिए खास करके दिल्ली ही है। बाकी लैंग्वेजेस के लिए उनके जहाँ जहाँ वो पढ़ाई होती है जिनकी, वहाँ सेंटर होंगे और दिल्ली में भी होंगे। तो ये सेंटर का प्रोसेस है। फिर उसके अलावा जो है 10 जून से 10 जुलाई तक फॉर्म भरना है और 31 जुलाई को इनकी परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और 10 दिन के अंदर अंदर हम उनका रिजल्ट जारी कर देंगे। उर्दू डिप्लोमा को लेकर IIMC को प्लेसमेंट में भी बड़ी कामयाबी मिली है। गुज़िश्ता बरस 10 तलबा ने दाखिला लिया था, इनमें से आधे से ज्यादा को अच्छा प्लेसमेंट मिला। देखिए, IIMC का उर्दू पत्रकारिता का जो पाठ्यक्रम है वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, तो बहुत कम वक्त होने के नाते, क्योंकि हम बड़ी डिग्री तो दे नहीं रहे हैं, MA या BA की डिग्री में 3 साल लगता है, MA में 2 साल लगता है, ये कुल 1 साल का पाठ्यक्रम है। तो ये इस तरह से बनाया गया, डिज़ाइन किया गया, ट्रेनिंग मॉड्यूल पे है, पूरी तरह से प्रशिक्षण पे केंद्रित है, जिसमें हम सिद्धांत के साथ साथ ज़्यादा जोर प्रशिक्षण पे देते हैं ताकि व्यक्ति सीधे काम करने के लायक बन सके, जाके सीधे रेडी टू वर्क इस तरह का जो है पत्रकार तैयार हो। तो सारा जो जोर है इस शिक्षा का वह प्रशिक्षण पर है, कौशल विकास पे है। उर्दू सहाफत डिप्लोमा को लेकर उम्मीदवारों की कमी की दिक्कत गुज़िश्ता सालों में देखी गई थी, लेकिन अब ये बात भी पीछे छूट रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समाजी तंजीम ब्रदरहुड बाय माइनॉरिटीज के ज़ेर-ए-एहतमाम गर्मियों की छुट्टी में अक़लियती तलबा की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश के लिए चलाई गई मुफ्त कोचिंग क्लास के बेहतरीन नताइज सामने आए। सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम गर्मियों की छुट्टी में चलाई गई मुफ्त कोचिंग को अक़लियती तलबा ने समाज की बड़ी ज़रूरत से ताबीर करते हुए इस कोचिंग को सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में ही नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर चलाने का मुतालबा किया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश की क्लास में कामयाब तलबा को भोपाल गनोरी में मुनक्किदा प्रोग्राम में सर्टिफिकेट और एजाज से नवाजा गया। देखिए साहब, हमने सोचा था कि समर सेशन चल रहा है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हैं और कोविड की वजह से पिछली बार 2 साल से हम ये क्लास लगा नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा इस बार अच्छा मौका है, तो हमने फ्री इंग्लिश स्पोकन और कंप्यूटर क्लासेस का इंतज़ाम करा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग थी, तो काफ़ी कुछ सीखा बच्चों ने। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ टीम BBM को, टीम SBM को कि उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करी इन गर्मियों की छुट्टियों में, जो बच्चों को तालीम मिलना चाहिए थी
और बड़ों को भी जो मस्तूरात हैं या जो ख़वातीन पढ़ ना सकी किन्हीं वजूहात की वजह से, उनके अंदर तालीम को लेकर बेदारी पैदा की गई। मैं इन सबको इस काम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, इसका ख्याल मेरे जहन में काफ़ी पहले से चल भी रहा है और हम निरंतर इसको चला रहे हैं। इस जो सेशन में हम लोगों ने काम किया थोड़ा सा मुश्किल टास्क था, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन के बाद बच्चों की गैदरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था। उसके साथ साथ हमें सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना था और बच्चों में बहुत डिमोटिवेट हो गए थे। घर में रह कर के बच्चे बहुत आपस में तनाव में थे। जब बच्चे आए पढ़ने के लिए, उनके अंदर एक एनर्जी देखी और चेहरे पे गजब की चमक आई जब आफ्टर 3-4 डेज क्लास हुआ। तो बच्चों के अंदर अभी भी आप बच्चों से फीडबैक लेंगे तो यही कहेंगे, सर अभी इस टाइम ड्यूरेशन को और थोड़ा बढ़ा दीजिए। इस 1 महीने में मैम ने बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रेन किया। मैम ने टेंसेस सिखाए और अच्छे से ग्रामर सिखाई, जो हम लोगों को दूसरे इंस्टीट्यूशन में सीखने को नहीं मिला, वो मैम ने यहाँ पे 1 महीने में सिखाया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम बहुत अच्छी टीचर हैं। मुसलमान ईद की नमाज ईदगाहों में ही अदा करें। बेंगलुरु में अंजुमन खुद्दामुल उलमा ने इस सिलसिले में बेदारी मुहिम शुरू की। इन दिनों बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह के सिलसिले में तनाज़ा खड़ा हुआ। अंजुमन खुद्दामुल उलमा के सदर मौलाना हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि ईद की नमाज ईदगाहों के बजाय मसाजिद में अदा करने का रुझान पिछले चंद सालों से बढ़ रहा है। इस वजह से चंद शरपसंद अनासिर ईदगाहों को निशाना बना रहे हैं। मौलाना मतहर सिराजी ने कहा कि मुसलमानों को दूरअंदेशी से काम लेने की अशद जरूरत है। कुछ लोग चंदा वसूल करने की खातिर, कुछ लोग अपनी आवाज़ चमकाने के खातिर जो है लोगों को ईदगाहों से दूर कर मसाजिद में ईद की नमाज पढ़ने की तरफ जोर दे रहे हैं। बाकायदा ऐलान हो रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि सुन्नत से हटाने के लिए ऐलान किया जा रहा है, आप मस्जिद को नमाज को आओ, फलाने वक्त पर मस्जिद की नमाज है। बात मसाजिद में हम देख रहे हैं कि फजर की नमाज के बाद बैठ जाते हैं कि ईद की नमाज पढ़कर हम मस्जिद ही से चले जाएं। हम लोगों को तकलीफ उठाना की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। देखिए आज इसी मुनासिबत से, इसी बिना पर जो है चामराजपेट का जो ईदगाह है वहाँ जो गड़बड़ हो रही है, या हुबली का ईदगाह, हम लोग जो है तकरीबन 3-4 साल से इसके ऊपर मुसलसल मेहनत करते आ रहे हैं। देखिए ईदगाहों में नमाज ईद अदा करने के फायदे बताए गए कि ईदगाह जो है ईदैन की नमाज के लिए साल में 2 नमाज ईदगाह की, ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा पढ़ने के लिए ईदगाह बनाया जाता है। और शहर से करीब या दूर, मस्जिद से बाहर ईदगाह में नमाज एक इत्तेफाक से, एक मसलक बन के अगर नमाज पढ़े तो इत्तेफाक इत्तेहाद हो जाएगा। अलबत्ता हम जानते हैं वे अनजान हैं, अपनी सहूलत देख के हम मस्जिदों में ईदगाह की नमाज बगैर जाने के मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। ये हमारी खुसताई है, हमारी लापरवाही है। उसकी वजह से आज ईदगाह में शरपसंद लोग शरारत कर रहे हैं।